आप देख रहे हैं अनोखा पोस्ट। हमारा भारत एक ऐसा देश है जहां कुछ राज्य ऐसे हैं जिनका विकास काफ़ी अच्छे से हुआ है, तो कुछ राज्य ऐसे हैं जो ठीक ठाक हैं, ना ज़्यादा गरीब और ना ज़्यादा अमीर हैं। पर कुछ राज्य ऐसे हैं जो आज भी गरीबी के नीचे दबे पड़े हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश और बिहार मुख्य है, क्योंकि इन्हीं दो राज्यों में भारत की लगभग 33 करोड़ से ज़्यादा की आबादी रहती है। यानी जब तक भारत के इन दो राज्यों की गरीबी नहीं मिटेगी तब तक भारत देश गरीबी से बाहर नहीं निकल पाएगा। तो क्या कारण है उत्तर प्रदेश और बिहार की गरीबी के पीछे? इसमें कोई एक कारण नहीं है, बहुत से कारण है, क्योंकि एक दिन के अंदर ये दोनों राज्य गरीब नहीं बने। इनकी गरीबी का इतिहास थोड़ा लंबा है, यानी कई ऐतिहासिक कारण भी हैं इनकी गरीबी के लिए, जिन कारणों को समझना हर भारतीय के लिए बहुत ज़रूरी है। इन सब की बात भी करेंगे और इसके अलावा और भी बहुत कुछ जानेंगे। उत्तर प्रदेश और बिहार की गरीबी का सबसे पहला कारण है अंग्रेज सरकार। लगान शब्द आपने सुना होगा, और हमारे दादा परदादा को तो अपने मेहनत का ज़्यादातर हिस्सा लगान के रूप में दे देना पड़ता था। अंग्रेज़ों के आने से पहले भारत में अलग अलग राज्यों में अलग अलग राजाओं का शासन था, तो अपनी मर्ज़ी के अनुसार किसानों से लगाम लिए जाते थे। कोई बुरा राजा हो तो पूरी लगाम ले जाएगा, फिर चाहे सूखा पड़ने के कारण फसल हुई हो या ना हुई हो। लेकिन कुछ अच्छे राजा भी थे जो बहुत कम लगान लेते थे और सूखा पड़ने पर वो लगान माफ़ भी कर देते थे। ऐसे ही अंग्रेज सरकारों ने भी किया था। जब अंग्रेज़ों ने भारत के एक बड़े हिस्से पर शासन करना शुरू किया, तब उनके पास पैसा कमाने के तरीक़ों में एक तरीका लगान भी था। लगान वसूल करना था। साल 1793 से पहले उत्तर प्रदेश और बिहार की हालत भारत के बाकी राज्यों जैसी ही थी, लेकिन साल 1793 में अंग्रेज सरकार ने उत्तर प्रदेश और बिहार में पार्लियामेंट सेटलमेंट एक्ट लागू किया, जो एक्ट कॉर्नवालिस ने लागू किया था। और इसी एक्ट के साथ उत्तर प्रदेश और बिहार की सूरज डूबने की शुरुआत हुई। यानी साल 1793 से अंग्रेज़ों ने उत्तर प्रदेश और बिहार में ज़मींदारी सिस्टम का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, जिसमें अंग्रेज़ों के लिए लगाया एक टैक्स जो था उसे ज़मींदार वसूलते थे। लेकिन उन दिनों खेतों में फसल का उत्पादन बहुत कम होता था, इसलिए सरकार को ज़्यादा टैक्स मिल नहीं पाता था। अपने ज़्यादा फ़ायदे के लिए अंग्रेज़ी सरकार ने ये कानून बनाया। पार्लियामेंट सेटलमेंट के किस एक्ट के तहत साल 1793 में अंग्रेज़ों ने लगान फिक्स कर दी। उत्तर प्रदेश और बिहार के हर किसान को हर साल इतने लगान तो देनी पड़ेगी, फिर फसल का उत्पादन हुआ हो या ना हुआ हो, क्योंकि सूखा पड़ने के दौरान, बाढ़ आने से ज़्यादा बारिश के दौरान भी दुष्कर पड़ता है। ऐसे हालात में यहाँ के किसानों को एक फ़िक्स लगान देनी पड़ती थी साल 1793 से, जिसका गहरा असर यहाँ के किसानों पर पड़ा, क्योंकि कई बार किसान ज़मींदार को टैक्स नहीं दे पाता था। जब फसल नहीं उगती थी तब जिस कारण ज़मींदार उस किसान की ज़मीन को हड़प लेता था, यानी जो किसान लगान नहीं दे पाता था उसकी ज़मीन हड़प ली जाती थी। अब बिना ज़मीन के किसान क्या करेगा, क्योंकि उसकी ज़मीन से उसका घर चलता था, जिसके कारण कई किसानों ने दुनिया को अलविदा तक कह दिया। आपको लगता है कि अंग्रेज़ों ने ये एक्ट पूरे भारत में लागू किया होगा, तो आप गलत हैं। जी हाँ, सिर्फ उत्तर प्रदेश और बिहार में लागू किया गया था। बाकी और बड़े राज्यों जैसे मुंबई, मद्रास, यहाँ पर ऐसा लगान नहीं था। इन राज्यों में अगर उत्पादन ज़्यादा हो तो लगान पर ज़्यादा देनी पड़ती थी, लेकिन अगर सूखा, बाढ़ के कारण उत्पादन कम हो तो लगान भी कम देनी पड़ती थी। इसलिए बाकी राज्यों के किसानों पर इतना असर नहीं हुआ जितना उत्तर प्रदेश और बिहार के किसानों पर हुआ था, क्योंकि इन दो राज्यों में यह ज़मींदारी सिस्टम आज़ादी तक लागू थी। यानी अगले 150 सालों तक तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि ज़्यादातर ज़मीन हड़प ली गई थी और किसान कंगाल हो चुके थे। उन दिनों दुनिया इतनी विकसित नहीं हुई थी कि सबको रोज़गार मिल सके। कहते हैं भारत में मुख्य रोज़गार था। ऐसे में जब लोगों के पास ज़मीन ना हो तो क्या करेंगे? और जब भारत आज़ाद हुआ, यानी साल 1947 में, तब इस ज़मींदारी सिस्टम को उत्तर प्रदेश और बिहार से हटाया गया। फिर भी ये दो राज्य गरीबी से बाहर नहीं आ पाए।
क्योंकि इसके लिए भारत के 2 नोबेल पीस प्राइज विनर अभिषेक बनर्जी और लक्ष्मी अय्यर का एक रिपोर्ट है। उसमें लिखा है कि 1970 और 1980 के दौरान जिन जिलों में जमींदारी सिस्टम लागू हुआ था उसमें 1960 में फसलों का उत्पादन बहुत कम था। साल 1980 में साक्षरता दर भी बहुत कम था और 1990 में बाल मृत्यु दर ज़्यादा था और 1990 के दशक में यहाँ क्राइम भी ज़्यादा था। तो आज़ादी के बाद इन 2 राज्यों में ज़मींदारी सिस्टम को हटाकर उम्मीद की गई थी कि ये ऊपर आ सकें, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। तो ये था पहला कारण उत्तर प्रदेश और बिहार की गरीबी का। जमींदारों ने कई किसानों की ज़मीन हड़प ली, यह तो आपने जाना, लेकिन इसका जो असर इन दोनों राज्यों के किसानों पर पड़ा, अब उसकी बात करेंगे। साल 2003 की बात करें तो यहाँ की जो कुल आबादी थी उसमें 33% परिवारों के पास कोई भी ज़मीन नहीं थी, यानी 1/3 परिवार बगैर ज़मीन के थे और 15% परिवार ऐसे थे जिनके पास 1 एकड़ से भी कम ज़मीन थी। लेकिन यहाँ की ज़मीन गई कहाँ? ज़मींदारों के पास थी, वह भी 2003 में। यानी आप कह सकते हैं कि ज़मींदारी सिस्टम सिर्फ कागज़ों पर ही हटाई गई थी, असल में इससे ज़्यादा कुछ सुधार नहीं हुआ था। अब ज़मींदार हैं वो खुद तो खेती का काम करेंगे नहीं, या तो वह अपनी ज़मीन को पट्टे पर यानी भाड़े पर दे देंगे या फिर वह मज़दूरों से करवाएंगे। और ये जो गरीब लोग काम करते हैं उनके पास इतने पैसे नहीं होते कि वो मशीन ख़रीद कर या कोई टेक्नोलॉजी से खेती करे। तो जिनके पास पैसे हैं वो ज़मींदार शहरों में रहते हैं और ख़ुद का बिजनेस करते हैं, कुछ गांव में भी रहते हैं, लेकिन वो गांव के सरपंच या मुखिया बनकर बैठे हुए हैं। छोटे छोटे जो किसान हैं वह भी खेती में ज़्यादा खर्चा नहीं करते, क्योंकि अगर वो फेल हो गए तो उस पर कर्जा हो जाएगा और तो और अपनी फसलों को और शहर में भी बेच नहीं सकता, क्योंकि थोड़ी ज़मीन में ज़्यादा उत्पादन होगा नहीं और शहर ले जाएगा तो ट्रांसपोर्ट का खर्चा अलग से देना पड़ जाएगा, जिस कारण किसान की हालत में ज़्यादा सुधार नहीं हो पाता है। अगर थोड़ी सी मशीन और टेक्नोलॉजी यहाँ के किसानों के पास आ जाए तो कृषि में भारत का सबसे अच्छा राज्य बन सकता है, क्योंकि गंगा नदी के मैदान यानी ज़मीन जो हैं वो खेती के लिए सबसे अच्छी ज़मीन मानी जाती है। और दूसरा प्रॉब्लम ये है कि बाकी राज्यों में जितनी ज़मीन खेती के लिए इस्तेमाल की जाती है उतनी ज़मीन इन 2 राज्यों में खेती के लिए इस्तेमाल नहीं होती। जैसे पंजाब और हरियाणा और गुजरात में 85% से ज़्यादा ज़मीन पर खेती की जाती है, लेकिन उत्तर प्रदेश में सिर्फ 60% और बिहार में तो मात्र 50% ज़मीन ही खेती में इस्तेमाल होती है। इसमें सरकार के भी थोड़ी सी लापरवाही थी, क्योंकि देश के बाकी राज्यों में खेतों में जो बिजली मिलती थी वो ठीक ठाक थी, लेकिन उत्तर प्रदेश और बिहार में बिजली की सप्लाई में भी काफ़ी प्रॉब्लम्स रही हैं। पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक जैसे राज्यों में सरकार किसानों को सब्सिडी देती थी, लेकिन इन 2 राज्यों में किसी भी तरह की सब्सिडी भी नहीं थी। फसलों की दवाइयों में, खाद और खेतों की मशीनरी में कहीं पर भी सब्सिडी नहीं थी और ना ही फसलों के दाम बढ़ते थे। ऐसे हालात में यहाँ के किसान कैसे तरक्की करेंगे, क्योंकि इन दोनों राज्यों में आज 70% से ज़्यादा आबादी गाँव में ही रहती है, जो ज़्यादातर खेती पर निर्भर है। यानी जब तक इन 2 राज्यों के किसान तरक्की नहीं करेंगे तब तक ये दोनों राज्य गरीबी से बाहर नहीं निकल पाएंगे। अब तीसरा कारण जानेंगे कि जिसने बिहार को और नीचे दबा दिया। आज़ादी के बाद भारत सरकार ने पुराने बिहार में आज का जो झारखंड राज्य है वो बिहार का हिस्सा था। उस बिहार में फैट इक्वलाइजेशन पॉलिसी बनाई सरकार ने थी, क्योंकि बिहार में मिनरल वेल्थ यानी खनिज संपदा बहुत थी, इसलिए पूरे भारत में बिहार से खनिज संपदा ले जाई जाती थी। लेकिन इस पॉलिसी के कारण जो दूसरे राज्य के बिजनेस में थे बिहार से खनिज संपदा खरीदते थे, उनके ट्रांसपोर्ट में सरकार ने सब्सिडी देना शुरू किया। यानी मान ले कि कोई गुजरात या महाराष्ट्र, कर्नाटक का बिजनेसमैन है, वो बिहार से कुछ खनिज खरीदना चाहता है तो उसे ट्रांसपोर्ट का खर्चा नहीं आएगा, इसलिए उन्होंने अपने बिजनेस को यहीं पर रहने दिया। अगर सरकार ने ट्रांसपोर्ट पर सब्सिडी नहीं दी होती तो इन बिजनेसमैन को बिहार में ही अपनी फैक्ट्री बनवानी पड़ती, जिससे बिहार में रोजगार मिलता, क्योंकि ट्रांसपोर्ट को बसाने के लिए वो बिजनेसमैन अपना बिजनेस लेकर बिहार में आते हैं। लेकिन ऐसा हुआ नहीं इस पॉलिसी के कारण, और साल 1991 में जाकर इस पॉलिसी को रद्द कर दिया गया। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि इस पॉलिसी के बाद भारत के अन्य राज्यों में प्राइवेट इन्वेस्टमेंट 16% था, लेकिन बिहार में आपको बता दें कि सिर्फ 2%, बाकी राज्यों में 16% और बिहार में सिर्फ 2%
प्राइवेट इन्वेस्टमेंट था। इसका कारण था ग्रेट इक्वलाइजेशन पॉलिसी और बिहार के जिन इलाकों में खनिज संपदा थी वो भी साल 2000 में नया राज्य बनकर झारखंड, जो कि बिहार से अलग हो गया और बिहार की हालत और ख़राब हो गई। अगला कारण प्राइवेट इन्वेस्टमेंट की कमी। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट क्यों कम है वो तो आपने जान लिया, लेकिन अब फैक्ट्रियां या कंपनी ही ना हो तो यहाँ के लोगों को रोज़गार कहाँ से मिलेगा। इसलिए यहाँ के युवा लड़के रोज़गार के लिए बाहर जाने लगे। भारत के दूसरे राज्यों में शायद इसलिए माइग्रेशन में यानी स्थानांतरण उत्तर प्रदेश और बिहार भारत के सभी राज्यों में सबसे ऊपर है। आगे भी अनोखा पोस्ट आपको ऐसी रोचक जानकारियाँ देता रहेगा, तो बने रहें हमारे अनोखा पोस्ट चैनल के साथ।